आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था। काले काले बादलों से आसमान घिरा हुआ था और मूसलाधार बारिश लगातार जारी थी। एक छोटे से गांव के छोटे से घर में दो अनाथ बहनें, बड़ी बहन माधुरी और छोटी बहन चांदनी, अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाने के बाद दोनों बहनों का पालन पोषण चाचा चाची ने ही किया था, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा पराये जैसा रहा। चाचा एक शहर की निजी कंपनी में काम करते थे। आषाढ़ की इस झड़ी में भी बड़ी बहन माधुरी रोज सुबह उठकर भीगते हुए खेतों में मजदूरी करने जाती और शाम को मिलने वाले पैसे चाचा को सौंप देती। वही छोटी बहन चांदनी सुबह से शाम तक घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने में जुटी रहती। एक दिन आषाढ़ की बारिश बहुत तेज हो रही थी। लगातार भीगने की वजह से माधुरी की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं सकी और अपने कमरे में ही लेटी रह गई। तभी चाची तेज कदमों से उसके पास आती हैं। माधुरी, अरे ओ माधुरी, बाहर आषाढ़ का पानी बरस रहा है। खेतों में काम का समय हो गया है और तू अब तक चादर तान कर सो रही है। क्या खेत पर काम करने तेरा बाप आएगा? चाची जी, कल बारिश में भीगने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है। पूरे शरीर में दर्द है। आज बाहर आंधी पानी भी बहुत है। मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मैं कल सारा काम पूरा कर दूंगी। मुफ्त का खाना खाने के लिए बहाने मत बना। आषाढ़ का महीना है, इस बारिश में ही तो खेतों में असली काम होता है। अगर आज काम पर नहीं जाएगी तो घर का राशन कहाँ से आएगा? लेकिन चाची जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। इस हालत में भीगकर काम करूंगी तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुझे जो कहना है कह, लेकिन इस घर में बिना काम किए रोटी नहीं मिलेगी। चुपचाप छाता उठा और तुरंत खेत की तरफ निकल, वरना आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बड़ी आई बीमारी का नाटक करने वाली, काम से बचने के रास्ते ढूंढती रहती है। चाची की बातों को सुनकर आषाढ़ की तेज बारिश में भीगते हुए माधुरी खेत की ओर बढ़ रही थी। तेज बुखार और कमजोरी के कारण उसका सिर चकराने लगा। वो आगे नहीं चल सकी और रास्ते में बने एक पेड़ के चबूतरे के ऊपर गिरकर लेट गई। तभी वहां से एक बुजुर्ग काकी गुजर रही थी। जब उनकी नजर भीगती और कांपती हुई माधुरी पर पड़ी तो वो तुरंत उसके पास आई। अरे बेटी, इतनी तेज आषाढ़ की बारिश में और इस हालत में तुम यहाँ चबूतरे पर क्यों लेटी हो? क्या हुआ है तुम्हें? काकी जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन चाची ने कहा कि अगर खेत नहीं जाऊंगी तो घर में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जबरदस्ती काम पर जा रही थी, पर अब चक्कर आ रहे हैं। माधुरी ने रोते रोते अपनी और अपनी छोटी बहन चांदनी पर हो रहे अत्याचारों की पूरी कहानी काकी को बता दी। बेटी, इस हालत में तू खेत नहीं जाएगी। आज की तेरी दिन भर की मजदूरी मैं तुझे देती हूँ। तू पहले मेरे घर चल, थोड़ा आराम कर और पेट भरकर खाना खा ले। काकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। काकी माधुरी को अपने घर ले आई। उन्होंने उसके लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना निकाला। भूखी माधुरी ने जैसे ही खाना खाया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काकी जी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। अरे बेटी, तारीफ तो तेरी होनी चाहिए। जब तू खाना खा रही थी तब मैंने तेरे हाथ देखे। तेरे हाथों में तो एक अलग ही जादू और हुनर है। तू जानती है, पहले मैं भी एक ढाबा चलाती थी। तू थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले। दूसरी तरफ घर पर चाची के मन में शक पैदा हुआ। वो छोटी बहन चांदनी के पास गई। सुन चांदनी, तू घर का खाना बना, मैं जरा खेत जाकर देखती हूँ। तेरी बहन का कोई भरोसा नहीं, कहीं काम छोड़कर आराम तो नहीं फरमा रही। आज अगर वो खेत में नहीं मिली तो उसकी खैर नहीं। चाची गुस्से में बड़बड़ाती हुई बारिश में ही खेत पहुंच गई। लेकिन जब उसने देखा कि खेत में माधुरी नहीं है
तो उसके होश उड़ गए। वो तरह तरह की गलत बातें और शक अपने दिमाग में लाने लगी। ये लड़की खेत में नहीं है, जरूर ये काम से जी चुराकर किसी गलत रास्ते पर निकल गई है या बिना बताए कहीं गायब हो गई है। चाची तुरंत दौड़ती हुई घर आई और बेचैनी से अपने पति यानी माधुरी के चाचा के लौटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में जब चाचा घर पहुंचे तो चाची ने बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई। सुनिए जी, आपकी लाडली भतीजी खेत पर गई ही नहीं। मुझे तो लगता है कि वो किसी गलत संगति में पड़ गई है या कोई गलत काम करने लगी है। अब तो वो हाथ से निकल चुकी है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसे आ जाने दो आज, फिर मैं बताता हूँ कि घर के नियम क्या होते हैं। तभी थोड़ी देर में काकी के घर से आराम करने के बाद काकी द्वारा दी गई मजदूरी के पैसे लेकर माधुरी घर लौटती है। उसे देखते ही चाचा उस पर चिल्लाने लगते हैं। कहाँ से आ रही है तू? खेत जाने के बजाय कहाँ घूम रही थी? क्या यही संस्कार दिए थे तेरे माँ बाप ने? चाचा जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रास्ते में मुझे चक्कर आ गए थे। फिर काकी जी मुझे अपने घर ले गईं। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मजदूरी के पैसे भी दिए। ये देखिए। झूठी कहीं की, अब तू नई नई कहानियां बनाएगी। हमें तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों बहनों का इस घर में कोई काम नहीं है। तुम जैसी कामचोर और आवारा लड़कियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आषाढ़ की तूफानी रात और मूसलाधार बारिश में भी उनका दिल नहीं पिघला। दोनों बहनें बिलक बिलक कर गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके चाचा ने एक न सुनी और दोनों घर से निकाल के अंदर लेटने चले गए। दोनों बहनें बाहर पागलों के जैसे खड़ी थी। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है। हमारा इस दुनिया में कौन है? घबरा मत चांदनी, जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमारे साथ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। भीगती और कांपती हुई दोनों बहनें भटकते भटकते उसी बुजुर्ग काकी के घर के बाहर पहुंची और आवाज लगाने लगी। काकी, ओ काकी, बाहर आइए काकी, हम बहुत मुसीबत में है काकी। काकी तुरंत बाहर आती है। अरे बाप रे, बेटी माधुरी, चांदनी, तुम दोनों इस आधी रात को इस तूफानी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? और तुम दोनों इस कदर रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। काकी, हमारे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। चाचा और चाची ने हमें अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्या? घर से निकाल दिया? पर क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर दिया तुम मासूमों ने? काकी जी, जब मैं दोपहर में आपके घर से आराम करके और आपके दिए हुए मजदूरी के पैसे लेकर घर पहुंची, तो चाचा जी बहुत गुस्से में थे। चाची ने उनके कान भर दिए थे कि मैं खेत पर काम करने नहीं गई और किसी गलत काम में लग गई हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, आपके बारे में बताया, बीमार होने की दुहाई दी और आपके दिए पैसे भी दिखाए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। काकी जी, दीदी बिल्कुल सच कह रही हैं। हमने चाचा चाची के बहुत पैर पकड़े, बहुत मिन्नतें की कि इस तूफानी रात में हमें बेघर ना करें, पर चाचा जी गुस्से में अंधे हो गए थे और हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। राम राम, कैसे निर्दयी लोग हैं वे। आषाढ़ की इस भयानक रात में 2 अनाथ बच्चियों को बेघर करते वक्त उनकी आत्मा जरा भी नहीं कांपी। इंसानों के रूप में जल्लाद है वे दोनों। काकी तुरंत दोनों बहनों को घर के अंदर ले गई और उनके लिए गरम गरम दूध का काढ़ा और बाजरे की सूखी रोटी गरम करके ले आईं। उन्होंने अपने हाथों से दोनों बहनों को खाना खिलाया। जब माधुरी और चांदनी का पेट भरा, तब कहीं जाकर उनके चेहरों पर थोड़ी रंगत वापस आई। काकी जी, आज अगर आप ना होती तो शायद हम इस बारिश और अंधेरे में दम तोड़ देती। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सुबह होते ही हम कहीं और अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे।
पदली कहेंगी, बोझ कैसा, और कहाँ जाओगी तुम दोनों भटकने? इस जालिम दुनिया में 2 अकेली लड़कियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? सुनो मेरी बात, आज से तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। पर काकी जी, आपके घर में रहकर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। अरे बेवकूफों, तकलीफ कैसी? तुम जानती ही हो कि कई साल पहले मेरे पति और बेटे के गुजर जाने के बाद से मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। दिन भर सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है, कोई बात करने वाला तक नहीं होता। ईश्वर ने मेरी सुन ली, जो इस रूप में मुझे 2 बेटियां भेज दी। आज से ये घर तुम्हारा ही है, तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह यहाँ रहोगी। काकी जी, आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर बनकर आई हैं। हम आपके घर का सारा काम करेंगी, आपकी खिदमत करेंगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। अब सब भूल जाओ और चैन से सो जाओ। जब तक ये बूढ़ी काकी जिंदा है, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कल सुबह से एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अगली सुबह गांव का जमींदार अपने लाठीतों के साथ काकी के घर आता है। काकी, ओ काकी, बाहर निकलो। आवाज सुनकर काकी और उनके साथ माधुरी और चांदनी भी बाहर आई। काकी, बहुत दिन हो गए तुझे मीठी मीठी बातें बनाते हुए। वक्त का समय बहुत बीत चुका है, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। सीधा सीधा हिसाब कर, या तो मेरे 5000 रुपए उधार के चुकता कर, या फिर अपना ये घर और जमीन मेरे नाम लिखवा दे। आज मैं बिना फैसला किए यहां से हिलने वाला नहीं हूं। मालिक, ऐसा मत कहिए, ये घर ही तो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। अगर ये भी चला गया तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए मालिक, मैं पाई पाई चुका दूंगी। तभी जमींदार की नजर काकी के पीछे खड़ी माधुरी और चांदनी पर पड़ी। उसमें अपनी घनी भौहें सिकोड़ी और दोनों बहनों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। अरे काकी, ये सब तो ठीक है, पर ये तेरे पीछे 2 नई लड़कियां कौन खड़ी हैं? मैंने तो इन्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है और तेरे घर में क्या कर रही हैं? काकी मनी मन घबरा गई। वे जानती थीं कि अगर जमींदार को ये पता चला कि ये अनाथ लड़कियां बेघर होकर यहाँ आई हैं, तो वो गांव में नई पंचायत जोड़ देगा या इन्हें परेशान करेगा। इसलिए काकी ने स्थिति को संभालते हुए एक पल में दिमाग दौड़ाया और झूठ बोल दिया। मालिक, ये मेरी सगी बहन की लड़कियां हैं। मेरी बहन और उसके पति का देहांत हो गया है। बेचारियों का दुनिया में कोई नहीं बचा था, तो मैं ही इन्हें अपने पास ले आई हूँ। अब से ये मेरे ही साथ रहेंगी। इन्हीं को पालने पोसने और सहारा देने के लिए मैं इन्हें अपने घर लेकर आई हूँ। तो ये बात है। अब तू 2-2 लड़कियों का पेट भी पालेगी। चलो ठीक है, अगर तूने अपनी बहन की बेटियों को सहारा दिया है तो मैं भी थोड़ा इंसानियत दिखा देता हूं। तुझे 1 महीने का वक्त और देता हूं। ध्यान से सुन ले काकी, पूरे 1 महीने में मुझे मेरे 5000 रुपए वापस चाहिए। अगर 1 महीने बाद पैसे नहीं मिले तो फिर मैं सीधे अपनी जमीन की रजिस्ट्री के कागजात लेकर आऊंगा और इस घर पर ताला ठोक दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, भगवान आपका भला करे। मैं 1 महीने में पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगी। जमींदार ने कड़ी नजर फिर से उन तीनों पर डाली और अपने लठैतों के साथ पैर पटकता हुआ चला गया। जमींदार के जाते ही काकी ने राहत की एक ठंडी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे से चिंता का साया हटा नहीं था। वे तीनों वापस घर के अंदर आईं। माधुरी और चांदनी के मन में बहुत सारे सवाल तैर रहे थे। काकी जी, जमींदार इतने पैसे क्यों मांग रहा था? आपने उससे 5000 रुपए का उधार कब और क्यों लिया था? क्या बताऊं बेटी, आज से 3-4 महीने पहले तुम्हारे काका बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। दवा दारू और शहर के अस्पताल के इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मजबूरन मुझे इस निष्ठुर जमींदार के आगे हाथ फैलाने पड़े थे। मैंने उससे 5000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हारे काका को बचा नहीं सकी। उन्हें गुजरे अभी सिर्फ 2 से 3 महीने ही हुए हैं।
काकी जी, काका के जाने के बाद आपका खर्चा कैसे चलता है? आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? बस बेटी, सरकार से मुझे जो थोड़ी बहुत बुजुर्ग पेंशन मिल जाती है, उसी से किसी तरह मेरा और इस घर का सूखा सूखा खर्चा निकल जाता है। लेकिन 5,000 रुपए जुटा पाना मेरी पेंशन के बस की बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि एक महीने में इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा। काकी की बात सुनकर माधुरी सोच में डूब गई। उसे अचानक कल दोपहर की बात याद आई, जब काकी ने उसके खाने की तारीफ की थी और अपने पुराने दिनों का जिक्र किया था। माधुरी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। काकी जी, मुझे याद आया, कल आपने कहा था कि आप पहले ढाबा चलाती थी और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। हाँ बेटी, जब तुम्हारे काका ठीक थे तब हम सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मैं वहाँ गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े, समोसे और कचौरी बनाया करती थी। लोग दूर दूर से मेरे हाथ के पनीर पकोड़े खाने आते थे। पर फिर काका की तबीयत बिगड़ी और सब बंद हो गया। काकी जी, बस रास्ता मिल गया। आप पनीर के पकौड़े बहुत अद्भुत बनाती हैं और मेरे हाथों में भी खाना पकाने का हुनर है। क्यों ना हम तीनों मिलकर फिर से पनीर पकौड़े बेचने का काम शुरू करें? अगर आपके पास 200-300 रुपए हों तो आप हमें दीजिए। हम बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर, बेसन, तेल और मसाले ले आते हैं। हम एक ठेला किराए पर लेंगे या कहीं इंतजाम करके गांव के मोड़ पर पकौड़े बेचना शुरू करेंगे। काकी ने माधुरी की बात सुनी तो उनकी उदास आंखों में एक प्यारी सी हंसी तैर गई। पगली कहीं की, ठेला किराए पर लेने की क्या जरूरत है? अपने काका का पुराना ठेला पीछे आंगन में ही तो खड़ा है। बस उस पर थोड़ी धूल जमी है, उसे साफ करना पड़ेगा। सामान लाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। अगर तुम दोनों सच में मेरा साथ दोगी और मेरे साथ मिलकर पकौड़े बेचोगी तो मैं अभी से बेसन घोलकर तैयार करती हूँ। ये सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह काकी जी, फिर तो देर किस बात की? चलिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं। तीनों बिना एक पल गवाए तुरंत काम में जुट गईं। सबसे पहले चांदनी दौड़कर आंगन में गई और काका के पुराने लकड़ी के ठेले को झाड़ पोंछकर चमका दिया। उसके पहियों में तेल डाला ताकि वो आसानी से चल सके। दूसरी तरफ माधुरी और काकी रसोई घर में दाखिल हुईं। काकी ने अपने बक्से में संभाल कर रखे कुछ रुपए निकाले और माधुरी को देकर पास की दुकान से ताजा पनीर, बेसन, हरी मिर्च, अजवाइन और सरसों का तेल मंगवा लिया। रसोई का माहौल किसी उत्सव जैसा हो गया था। काकी ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर आग सुलगाई। कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया गया। काकी ने बेसन में नमक, मिर्च, अजवाइन और अपना खास गुप्त मसाला मिलाकर एक गाढ़ा और लजीज घोल तैयार किया। माधुरी ने बड़ी ही नफासत और सफाई से पनीर के चौकोर चौकोर टुकड़े काटे। जब तेल से सौंधी महक उठने लगी तो काकी और माधुरी ने मिलकर पनीर के टुकड़ों को बेसन के लजीज घोल में लपेटकर गरम गरम तेल में छोड़ना शुरू किया। छन छन की सुरीली आवाज के साथ ही पूरे घर में पनीर पकौड़ों की ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। देखते ही देखते सुनहरे और करारे पनीर पकौड़ों का पहला बड़ा सा थाल बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही माधुरी ने हरे धनिये और पुदीने की तीखी चटपटी चटनी भी पीसकर तैयार कर ली और फिर ठेला सजाकर गांव के किनारे लगा दिया। आ जाओ भाई, आ जाओ। गर्मा गर्म, कड़क और मसालेदार पनीर के पकौड़े, काकी के मशहूर और स्वादिष्ट पनीर पकौड़े। आषाढ़ के सुहावने मौसम में खाइए एकदम ताजे और करारे पनीर पकौड़े। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। माधुरी की कड़क और सुरीली आवाज जैसे ही हवा में तैरी और पनीर के पकौड़ों की सौंधी खुशबू रास्तों पर फैली, वैसे ही राहगीरों के कदम खुद ब खुद उस ठेले की तरफ खिंचे चले आए। देखते ही देखते काकी और दोनों बहनों के छोटे से ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
जिसने भी काकी के हाथों के बने हुए करारे पनीर पकौड़े और माधुरी की चटपटी चटनी चखी, वो तारीफ किए बिना ना रह सका। गांव के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसे स्वादिष्ट और लजीज पकौड़े उन्होंने पूरे इलाके में पहले कभी नहीं खाए। देखते ही देखते पहले ही दिन का सारा सामान खत्म हो गया। अब ये उनका रोज का नियम बन गया। आषाढ़ की बारिश छट चुकी थी और हर ढलती शाम के साथ उनका ठेला ग्राहकों से घिरा रहता। माधुरी और चांदनी की दिन रात की अटूट मेहनत, काकी के हाथों का बरसों पुराना अनुभव और खाने का बेमिसाल स्वाद रंग लाने लगा। दिन बीतते गए और समय के साथ साथ उनके ठेले की बिक्री इतनी बढ़ गई कि दूर दूर के गांवों से लोग विशेष रूप से उनके पकौड़े स्वाद लेने आने लगे। इस ईमानदारी की कमाई से हर दिन अच्छा खासा मुनाफा होने लगा, जिससे काकी के बक्से में जमा होने वाली रकम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। महीना पूरा होते होते तीनों ने मिलकर इतनी बचत कर ली कि 5,000 रुपए का पूरा कर्ज चुकाने के बाद भी उनके पास आगे के कारोबार के लिए अच्छे खासे पैसे बच गए। उस दिन के बाद से काकी के सूने पड़े घर में कभी सन्नाटा नहीं लौटा। जिस काकी का इस दुनिया में कोई न था, उन्हें माधुरी और चांदनी के रूप में 2 संस्कारी और मेहनती बेटियां मिल गईं। वहीं दूसरी ओर बचपन में ही माता पिता को खो चुकी उन दोनों अनाथ बहनों को काकी के रूप में माँ का निश्चल प्रेम, सुरक्षा और सच्चा आशियाना मिल गया। तीनों मिलकर रोज सुबह मुस्कुराते हुए गांव के किनारे अपना ठेला लगाती और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगीं। जो बहनें कल तक दूसरों के रहमो करम पर ताने सहने को मजबूर थीं, आज वे अपने पैरों पर खड़ी होकर पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थीं।